कोई नेता एमएलए एमपी देश के मालिक नहीं है। देश की जनता जनरल बॉडी है इस देश की। देश की जब सरकार भ्रष्टाचार करे, बदमाशी करे, लोगों को बोलने ना दे। दिल्ली में आज भी धारा 44 लगी हुई है। किसानों के सामने किसी ने कटीले तार लगाए, ड्रोन से हमला किया गया। देश में सरकार नाम की चीज नहीं है, तानाशाही चल रही है। जब देश की जुडिशरी कमजोर होती है, जितनी जुडिशरी कमजोर उतने देश में भ्रष्टाचार और तानाशाही ज्यादा। इस सरकार में बोलने पे पूरा प्रतिबंध है। देश में जो गुंडागर्दी चल रही है उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। सब लोग उसको हटाना चाह रहे बीजेपी को। और आरएसएस के प्रति बहुत नकारात्मक मेंटेलिटी देश की हो गई है, क्योंकि पीछे तो असली ताकत तो आरएसएस है। आरएसएस बहाने ढूंढ ढूंढ के कई बार उल्टे पुल्टे बयान देती, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भागवत जो है बार बार जो बयान देता है वो बड़े षड्यंत्र से बयान देता है वो आदमी। और जाति धर्म को सबको छोड़ के एक ही जाति एक ही धर्म, वो जाति है बीजेपी हटाओ, वो धर्म है आरएसएस हटाओ। बीजेपी और आरएसएस और भ्रष्टाचारी और तानाशाही सरकार को हटाना ही पूरे देश की जाति और धर्म है। आज यहाँ मीटिंग थी इंडिया अलायंस से रिलेटेड लीडर्स की और कुछ सोशल एक्टिविस्ट की और ऑर्गेनाइजेशंस की, ताकि जो लोग इस वक्त देश से तानाशाही ख़त्म करना चाहते हैं और भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना चाहते हैं, उन काफ़ी लोगों से रिलेटेड संगठन और उसी से रिलेटेड लोगों को यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया गया। मैं भी उसी तत्वाधान में यहाँ आज आया और मैंने भी अपनी कुछ बात रखी। मेन बात ये रखी जो मैं खुद भी पहले चाहता था कि चाहे कांग्रेस का हो चाहे अपोजिशन के जो इंडिया अलायंस के लोग हों, वो 2-3 बातों पे ज़रूर काम करें। क्योंकि देश में सबसे पहले संविधान में संशोधन करके और नए आर्टिकल डाल के राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे देश के, तब कांग्रेस की सरकार ने ही पंचायती राज देश में लागू किया था और उसको संवैधानिक पावर दी थी, उसको संवैधानिक संस्था बनाया था, संविधान में उसका उल्लेख किया था। और काफ़ी एक नई सूची भी संविधान में डाली थी, ताकि लोकल गवर्नेंस जो है, जो गांव की पंचायत हो सकती है और जिला परिषद, ब्लॉक समितियां, नगर पालिकाएँ, नगर निगम वगैरह जो भी हैं, जो तीसरे स्तर पे होता है। जैसे रेल में डब्बे में 3 सीट होती हैं सोने की, बर्थ जिनको कहते हैं, सबसे नीचे की बर्थ उन लोगों को दी जाती है जो बुजुर्ग होते हैं या सीनियर सिटीजन होते हैं या कोई दिक्कत हो, और वो सबसे आसान होती है, सबसे आराम से उस पर बैठा जाता है, उस पर चढ़ना नहीं पड़ता। इसलिए स्थानीय स्वशासन भी जो है, गांधी जी का भी जो सपना था कि देश के लोग अपने गवर्नेंस खुद करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी भागीदारी दी जाए। वो भागीदारी मिली तो थी कांग्रेस की सरकार में जब राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, मगर वो बहुत अधूरी है। अधूरी क्या है, अभी भी देश में एमएलए को कोई भी सरकार का ऑफिसर अफसरशाही सस्पेंड नहीं कर सकता। वो किसी स्टेट का एमएलए है तो वहाँ का सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीसी, कमिश्नर कोई सस्पेंड नहीं कर सकता अफसर। उसको सिर्फ सस्पेंड कोई कर सकता है तो विधानसभा के स्पीकर, और वो एक कार्रवाई होती है, एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत सस्पेंड किया जा सकता है। इसी तरह एमपी, उसको देश का कोई अफसर सस्पेंड नहीं कर सकता। वो सस्पेंड होता सिर्फ अपनी कार्रवाई के दौरान जब वो सदन में बैठता है। और करप्शन के सारे कानून एमएलए, एमपी, चाहे सरपंच हो, चाहे मेयर हो, चाहे पार्षद हो, जिला परिषद का मेंबर हो, सब पे बराबर कानून ऑलरेडी है देश में। उसके बावजूद भी देश में स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट जो है, उसको आज तक देश में कमज़ोर बनाया गया। मैं तो चाहता था कांग्रेस के उसमें मैनिफेस्टो में वो भी शामिल हो, और वो आज मैंने इनका ध्यानाकर्षण किया है कि तुम्हें पन्ना प्रमुखों की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये बात रखो देश में कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो हम सबसे पहले देश के स्थानीय स्वशासन को अफसरशाही से मुक्त करेंगे। जिस तरह एमएलए एमपी को कोई अफसर सस्पेंड नहीं कर सकता, ऐसे सरपंच, पंच, नगर पार्षद और इन लोगों को कोई भी अफसर सस्पेंड नहीं कर पाएगा, और सच्चे में लोकतंत्र देश में स्थापित होगा। फिर देखना लीडरशिप कैसे पैदा होती है, गांव से और छोटे कस्बे से, छोटी पोस्ट से लीडरशिप पैदा होगी। फिर पार्टियों का जो ऊपर से नेता नीचे थोपे जाते हैं वो बंद हो जाएगा देश में। और सभी को अपोजिशन जो हैं इस वक्त, देश के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार, अपोजिशन नहीं लड़ रहा। अपोजिशन तो एक सामने खाली स्वरूप में खड़ा है। देश के लोग वोट देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, नोट देने के लिए सारा देश तैयार है, क्योंकि देश चेंज करना चाहता है। अगेंस्ट बीजेपी और अगेंस्ट आरएसएस देश खड़ा है, और इसका एडवांटेज मिलेगा इंडिया अलायंस को। और ये एडवांटेज लेके ये लोग ये भी ना समझे
कि हमारी वजह से या हम अच्छे नेता हैं या हमारे कैंडिडेट अच्छे थे इसीलिए ये जीत गए। नो, इस बार जनता को ये श्रेय देना होगा इंडिया अलायंस की सरकार बनने पे, और अपने आप में ज़्यादा फिर चौधरी ना बने, देश के लोगों के हिसाब से काम करें। वही सजेशन आज हमने इंडिया अलायंस के जो इन लोगों के पार्टियों के पदाधिकारी आए थे उनके सामने ये बात रखी। और जो एक्टिविस्ट लोग हैं, इस सरकार में बोलने पे पूरा प्रतिबंध है, बहुत लोग डरते हैं। जो अपोजिशन के लोग थे काफ़ी तो दिन में अपनी पार्टियों में रहते, रात को बीजेपी में होते हैं। कितने लोग डर डर के चले गए, 2 जगह कैसे एमपी अनअपोज बना लिए, कैसे कांग्रेस के लोगों ने अपना पर्चा वापस ले लिया, दूसरे लोगों ने भी डर के ले लिया, किसी पे मुकदमा लगा के, किसी पे भय दिखा के दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष भाग गए और आप पार्टी का भी एक मंत्री भाग गया। ये सारे के सारे प्रेशर में हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, जब ये पार्टियाँ चुप थी, इन पार्टियों के नेता चुप थे, तब जो देश में बोल रहे थे एक्टिविस्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो वकील बोल रहे थे बिना उसके मुकदमों के, देश के लिए ईवीएम का मुद्दा जो साथी उठा रहे थे पूरे देश के अंदर, पूरे देश का ध्यान आकर्षण किया, पूरे देश में जोश भरने का काम किया और पूरे देश को ये लगा कि उठिए, देश की जनता ही असली देश की मालिक है, कोई नेता एमएलए एमपी देश के मालिक नहीं है, देश की जनता जनरल बॉडी है इस देश की। अगर यहाँ तक कहा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने तो कि देश की जब सरकार भ्रष्टाचार करे, बदमाशी करे, लोगों को बोलने ना दे, दिल्ली में आज भी धारा 44 लगी हुई है, किसानों के सामने किसी ने कटीले तार लगाए, ड्रोन से हमला किया गया। देश में सरकार नाम की चीज़ नहीं है, तानाशाही चल रही है। और तानाशाही के कहने पे अगर कोई कहता है तो तानाशाही जो लोग चला रहे हैं, कईयों को डराया जाता है, मुकदमे किए जाते हैं। अब तानाशाही नहीं तो क्या है? कानून के हिसाब से देश नहीं चल रहा है और सारा का सारा उनको बोलो, देश में जो भी हो रहा है वो गैर कानूनी हो रहा है, असंवैधानिक हो रहा है। इवन काले कानून देश में चल रहे हैं, कोर्टों में सालों से केस पड़े हैं, उन केसों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बिठाए गए हैं और उनका इंटरप्रिटेशन देश के संविधान और लोगों के फंडामेंटल राइट के हिसाब से नहीं किया। कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही देश की जुडिशरी भी। देश की जुडिशरी को जिस हिसाब से काम करना चाहिए ऐसा काम देश में नहीं हो रहा। अदरवाइज जितना भ्रष्टाचार और तानाशाही देश में बढ़ती है वो सिर्फ और सिर्फ तब बढ़ती है जब देश की जुडिशरी कमज़ोर होती है। जितनी जुडिशरी कमज़ोर उतने देश में भ्रष्टाचार और तानाशाही ज़्यादा। इसका सीधा सा मतलब है आज जुडिशरी को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। देश के मालिक, देश की जनता, जुडिशरी का भी हिसाब किताब उनको रखना चाहिए। और आज देश के वकीलों ने भी ऑडिट करना शुरू कर दिया है कि कौन क्या कर रहा है। देश को बहुत डराया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके। अब इस देश का भय, काफ़ी बहादुर वकीलों ने, रिटायर्ड जजों ने इस देश के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश की है और देश तो तैयार बैठा था इस बात के लिए। अब ऑडिट खाली सरकार का और पार्लियामेंट का नहीं होना, ऑडिट देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी होना। जब ये दोनों संस्थाएं, सरकार और पार्लियामेंट, विधानसभाएं काम ना करें या गलत कानून बनाए, जैसे कृषि कानून बना दिया था। अरे भाई, देश मेजोरिटी के आधार पर कानून बनाने की बात नहीं करता संविधान करता सबसे डिस्कशन करो, डिबेट करो और जो स्टेक होल्डर है उन सब की बात सुनो, तब जाके तुम उस पे कानून पे वोटिंग तो तब कर सकते हैं जब सर्वसम्मति नहीं होती। तुम सर्वसम्मति बनाने के लिए अपोजिशन के लोगों को या दूसरे एमपीओं को बाहर निकाल दो और चुपचाप अपनी संख्या के आधार पे उसकी तरफ मदारियों के बंदर की तरह कानून पास कर दो, तो तब लोग कहाँ जाएं, देश कहाँ जाए? या तो सड़कों पे जाएं तो गोली चलाओ, उनके रास्ते रोको, दिल्ली में देश के लोगों को आने ना दिया जाए। ऐसी बदमाशी तो दुनिया के किसी देश में हिटलर ने भी नहीं की थी। लोग इस देश बात को याद किए हुए हैं। मणिपुर की बेटी इस पूरे देश की बेटी थी। हर माँ बाप की आंखों में आंसू था जब टीवी पे देख रहे थे लोग या सोशल मीडिया पे देख रहे थे। कोई भी बाप था वो उसमें अपनी बेटी की शक्ल देख रहा था, कोई भी हस्बैंड था वो अपनी पत्नी की शक्ल उसमें देख रहा था कि किस तरह की गुंडागर्दी दुनिया में ये चल रही है। देश में जो गुंडागर्दी चल रही है उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। सब लोग उसको हटाना चाह रहे हैं, बीजेपी को। और आरएसएस के प्रति बहुत नकारात्मक मेंटेलिटी देश की हो गई है, क्योंकि पीछे तो असली ताकत तो आरएसएस है। आरएसएस बहाने ढूंढ के कई बार उल्टे पुल्टे बयान देती, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भागवत जो है बार बार जो बयान देता है वो बड़े षड्यंत्र से बयान देता है। वो आदमी वो पूरा षड्यंत्रकारी तो बैकअप में है लोग आरएसएस के रूप में। ये क्या करते हैं, जब सरकार को क्या नुकसान हो रहा तो पीछे से कोई ऐसा बयान देना चाहेंगे उसमें मरहम मट्टी लगाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। अब इस झांसे में देश आने वाला नहीं। किसानों को इनको ऐसी तैसी की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, कोई समाज का तबका छोटा नहीं, पूरा बहुजन, चंद लोग जो सरकार में अनड्यू एडवांटेज फ़ायदा उठा रहे हैं या जो
कमीशन पे कमीशन खा रहे हैं, या जो लोग काला धन जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, वो काला धन खाली पैसे जो एक नंबर में लिए वही पैसे नहीं थे। बहुत सारी कंपनियां जिनके पास प्रॉफिट ही नहीं, जिनके खाते में पैसे नहीं, उनके खाते में पैसे कहाँ से आए, इसकी जांच होनी चाहिए। वो खाते में पैसे, जब प्रॉफिट ही नहीं तो खाते में पैसे कहाँ से आए और उन्होंने कैसे वो दिए, उसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट है, कैश का रैकेट है। कैश को कैसे कंपनियों को दिया गया, कंपनियों ने पैसे उसको वाइट करके बीजेपी को दिया और बीजेपी का वो पैसा कहाँ गया, ये सब जांच का विषय है जो आने वाली सरकार को इसकी जांच करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा स्कैंडल वो होगा। अब तो कोविड पे आ गया, कोविड की वैक्सीन सरेआम। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोविड के बारे में क्या बयान दिया, दुनिया की कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती। इन्होंने कहा हमने तो ज़बरदस्ती लगाई नहीं, जिसने लगवाई उसको लगा दी। इतना बड़ा झूठ इसी देश की सरकार, इसी देश की सुप्रीम कोर्ट में बोल रही है, तो देश को ऐसी सरकार चाहिए क्या? तो देश सब समझ गया और सरकार ये बदलने वाली है। इसमें चालाकी ये जो करने वाले हैं, नोटा का प्रोविजन होने के बाद किसी एक कैंडिडेट भी अगर कहीं से रह जाए तब भी इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि नोटा का अधिकार लोगों के पास है। उस नोटा के अधिकार से ये तो नहीं है अगर वो ज़्यादा वोट दे देंगे वो नहीं बनेगा, ये अधूरा अधकचरा कानून है वैसे तो। अदरवाइज तो नोटा की वोट अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई भी वहाँ से डिक्लेयर इलेक्शन कैंसिल कर देना चाहिए, ताकि वो जो जिस तरह के लोगों को लोग पसंद नहीं करते, भाई तुमने तो गधे लोगों को टिकट दे दिया, हम इनको पसंद नहीं करते, चेंज यूर कैंडिडेट, तो वो होना चाहिए था। नोटा का कानून भी लॉलीपॉप है, अगर लॉलीपॉप होने के बावजूद भी वहाँ इलेक्शन होना चाहिए, ताकि देश को पता चले कि जो लोग विनिंग होके आए हैं उनको जनता ने पसंद नहीं किया, चाहे वो बेशक एक हो। गुजरात में जो हुआ, एक और जगह एक सर्टेन लिमिट तक जा करके उसको डिस्क्वालीफाई कर, हाँ वो बाद में वो है। इलेक्शन तो वहाँ जरूर होना चाहिए। और जो हिम्मत कैसे हो रही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के होते हुए भी इस तरह की हिम्मत कैसे हो रही है? सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में, मगर कोर्टें चुप क्यों हैं? कोर्टें कोई मुकदमा लेके जाता तभी सुनते हो क्या? कोर्ट की आंखें और कान खुले रहने चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, लगातार देश को देखते रहे न्यूज़ में क्या आ रहा है। कोई भी उनको मिस हैपनिंग होती है तो तुरंत उसको ये नोटिस भेजना चाहिए, भाई बताओ हमें ये क्या हुआ है, इसमें गड़बड़ की आशंका है, समाज में ये खलबली मचाने वाली बात है। अब जहाँ से लोग टिकट किसी को देते वो वापस ले लेता है। अरे भाई वहाँ कांग्रेस पार्टी से पूछो, क्या तुमने उसको कहा है कि वापस ले लो? अगर अपनी पार्टी जिसने टिकट दिया था वो कैसे ले सकता वापस? क्यों लिया? अगर लिया तो इसका मतलब कोई भ्रष्टाचार हुआ, और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की जिम्मेवारी और संविधान को बचाने की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है। तो ये क्या हो रहा है? तो ऐसे ही हमने एक सजेशन और दिया था, जो एक्टिविस्ट है, जो लगातार पहले जब इस देश के पॉलिटिकल लोग भी नहीं बोल पा रहे थे, बड़े बड़े नेता नहीं बोल पा रहे थे, जो लोग उन्होंने मशाल जलाई बोलने की, राइट टू एक्सप्रेशन की और संघर्ष की, और ईवीएम के खिलाफ भी आवाज़ उठाई, और देश के अलग अलग कोणों से जो लोग इस तरह की भाषा बोलते रहे, लगातार विपरीत परिस्थितियों में सरकार के खिलाफ बोलते रहे, और बिना किसी केस से, बिना किसी नुकसान के डर और भय और लालच को छोड़ के, लात मार के जो लोग बोले हैं, तो इंडिया अलायंस के लोगों को, इन कैंडिडेट्स को, उन लोगों से संपर्क करना चाहिए, उनका जितना सदुपयोग कर सके वो करना चाहिए। और ऐसे टिकट लेके हवा में या समाज, तो उनको जैसे इमरजेंसी के बाद भी लोगों ने सरकार बदल दी थी, अब सरकार तो बदल जाएगी क्योंकि लोग चाहते हैं, मगर जो कैंडिडेट हैं या जो सरकार आएगी वो एक अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छी व्यवस्था देश में स्थापित हो और उसमें लगातार लोगों की भागीदारी हो, खाली एमएलए एमपी की नहीं। एमएलए एमपी तो गिनती के हैं, लगातार समाज की और स्टेक होल्डर्स की भागीदारी सरकार में हो, ऐसी चर्चा हुई। और हम सब लोग चाहते हैं और निवेदन करते हैं पूरे देश की जनता से भी कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट में जो सबसे ज़्यादा योग्य और जीतने वाला कैंडिडेट हो उसी को वोट दिया जाए, वोटों को बंटने ना दिया जाए, वोटों को कटने ना दिया जाए, और जाति धर्म को सबको छोड़ के एक ही जाति एक ही धर्म, वो जाति है बीजेपी हटाओ, वो धर्म है आरएसएस हटाओ। बीजेपी और आरएसएस और भ्रष्टाचारी और तानाशाही सरकार को हटाना ही पूरे देश की जाति और धर्म है। थैंक यू। आप कह रहे थे मोदी सरकार, इसमें नारा में चेंज कर दिया है सर, क्यों? हाँ, ये देश किसी की बपौती नहीं है, कोई XYZ नाम की सरकारी सिपह नहीं होती। इस देश में संविधान में सिर्फ भारत सरकार की बात और राज्यों की सरकार की बात है। इसको मोदी की सरकार या आदमियों की या केजरीवाल की सरकार, किसी की भी नाम लेके XYZ कोई भी हो, पोजीशन हो अपोजिशन हो, आदमियों के नाम पे सरकार चलाने की जो बात करते हैं ये सारे संविधान को समझते नहीं। इस देश का संविधान आदमियों पे नहीं जाता, इंडिविजुअल पे बात ही नहीं करता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स हैं, ये आदमियों का जो नाम लेते हैं ये सारे के सारे बदमाश मेंटलिटी के लोग हैं, और जिनके दिमाग में सिर्फ ये है व्यक्तिवाद,
हमारा संविधान व्यक्तिवाद को जूते मारता है, हमारा संविधान तानाशाही को जूते मारता है। व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं भारतीय संविधान के सर अंदर। क्या परिवर्तन होने जा रहा है? 100%। सर एक सवाल आखिरी में पूछूंगा आपसे। जी। बहुत बड़ा मूवमेंट आपने और आपके साथियों ने चलाया था, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। जी। 2 फेज के हो चुके हैं चुनाव, 5 फेज के बाकी हैं। हाँ। बड़ी खुशी देखी जा रही है, इंडिया गठबंधन के लोग जगह जगह दावा कर रहे हैं कि हम आगे चल रहे हैं। क्या ईवीएम की चरित्रहीनता दूर हो चुकी? देखिए, ईवीएम की चरित्रहीनता ईवीएम किससे काम करती है? प्रोग्राम से। प्रोग्राम में चरित्रहीनता कौन डालता है? कोई आदमी, कोई इंजीनियर, और उसके पीछे कौन होता है? कोई भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी अफसर। और भ्रष्टाचारी नेताओं के गले में फंदा डला हुआ है, नकेल डली हुई है। लगातार सक्रिय हैं सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेट, और लगातार इस बात के लिए काम कर रहे हैं। सारे जजेज में डिस्कशन है कि देश बहुत कुछ देख रहा है। उसी की हड़बड़ाहट है कि हम जो गलती करना चाहते हैं, जो चालाकी और जो ठगी ठोरी मारना चाहते हैं, काफ़ी तो कर्मचारी और इलेक्शन कमीशन के जिनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है, वो इसलिए दे रखी है कि जिस तरह से कोई मदारी बंदर को कहे तुम अपना तमाशा पूरा दिखाओ, तुम डरो मत, तुम्हें जूते नहीं मारेंगे लोग, तुम्हारे ऊपर थूकेंगे नहीं, हम तुम्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा देते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलती है आदमी के अपनी कॉन्शियस से, अपने दिल से, कि मैं गलत काम नहीं कर रहा, इसलिए मुझे किस बात का खतरा है। इस देश के इलेक्शन कमीशन का तो लोग वो क्यों खतरा बनाएंगे? वो काम करे जो देश की जनता चाहती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, उसको कोई खतरा नहीं, उसकी सुरक्षा पूरा देश है। उसको जेड श्रेणी और बंदूक की सुरक्षा नहीं चाहिए। बंदूक की सुरक्षा से तो बल्कि क्या हो रहा है, उसको पपेट बना दिया ताकि वो किसी से बात ही ना कर पाए, या जो भी वो करे उसको जो एजेंडा दे दिया सरकार ने वो काम ना करेगा तो हमें पता चल जाएगा। उसके लिए तो खतरा, बल्कि जेड श्रेणी सुरक्षा इलेक्शन कमीशन के लिए खतरा है। देश की जनता उसकी सुरक्षा है। उसको तो एक तरह से बंदर को जैसे रस्सी से बांध के रखता है ना मदारी, के भागे ना, जो मैं करूं काम वो तमाशा दिखाए। इसलिए इलेक्शन कमीशन को भी हमारी तो तरफ से कहना, देश के वकीलों की तरफ से कहना है कि तुम्हारी सुरक्षा का तो तुम्हें कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी सुरक्षा ये देश है, हम सब आपके साथ हैं। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए, किसी दबाव में ना आइए, किसी षड्यंत्र के हिस्सेदारी आप ना करिए। इसलिए मणिपुर में आज 61 जगह पर री इलेक्शन हो रहा है, री पोलिंग हो रहा है। उसके कारण क्या था? ईवीएम तोड़ा गया था वहाँ पर। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का बहुत बड़ा पूरा देश भर में, देखो मैं खुद जो है ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का फाउंडर हूँ। हम जो साथ लड़ रहे थे लीगली, ये मालिक साहब लोग लड़ रहे थे, हम ग्राउंड पे लड़ रहे थे। तो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का बहुत बड़ा देश में इफेक्ट है। आप ये न सोचे कि भाई आज इस बार जो है अब ईवीएम से वोटिंग हो रहा है, पोलिंग हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई असर नहीं पड़ रहा हो। तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, कोई भारत सरकार ने कोई आदेश पारित नहीं किया था, उसकी वजह से ईवीएम से वोटिंग हो रहा है। हालांकि बैलेट पेपर से होना चाहिए था। तो अभी ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का जो हमारा जो बैलेट पेपर लेकर के आओ, उसका हमारा जो संघर्ष जो है ये जारी रहेगा। ये हम MCC यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से हम भी इस देश के नागरिक हूँ, उसके वजह से हम उसमें कोई आंदोलन के आगे की हमने वो नहीं किया। लेकिन ये जैसे इलेक्शन खत्म होते ही, जैसे दिल्ली के इलेक्शन आ जाएगा, हरियाणा के इलेक्शन आ जाएगा, हम उसको जारी रहेगा। अब ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का जो बैलेट पेपर से जो इलेक्शन करवाना वो हमारा एक टारगेट है। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है कि बैलेट पेपर वापस नहीं आएगा, ना ही 100% मिलान किए जाएंगे पर्चियों के। मैडम, सुप्रीम कोर्ट देश की नागरिक से ऊपर नहीं है, मैं इतना सा कहूँगा। सुप्रीम कोर्ट या देश के प्रधानमंत्री या देश के राष्ट्रपति देश के नागरिक से ऊपर नहीं है। तो आप लोग फैसले को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? मैं कोड ऑफ कंटेम्प्ट को मैं अवॉइड करता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश को भी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश के नागरिक से ऊपर नहीं है। सर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। अभी उसकी वजह से जो है आज मीटिंग जो हुआ है, जो कांग्रेस के लोग आए थे, हमने उनको बोला कि जो ग्राउंड लेवल पे जो हम कांग्रेस के वर्कर नहीं है, आप गलत फहमी में ना रहे ना। हम किसी आम आदमी पार्टी का, हम एक सिविल सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। लेकिन हमारा एक ही टारगेट है कि इस RSS और बीजेपी की सरकार को हटाना, देश के संविधान को बचाना, ये हमारा प्राथमिकता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।